अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मेरा आपका सबका डार्लिंग। हेलो भाई, मैंने सलाम किया तुझे। को माफ़ करो यार, ये क्या मतलब? और माफी चाहता हूँ बाबियो, ये बेकारियों ने तो मेरा मतलब दिमाग की लस्सी बना दी है। क्या बताऊँ आपको। बेटा तुम ऑन एयर हो, ये बेकारियों वाली क्या बात कही? खैर तो है। और क्या बताऊँ बाबियो, घर से यूं ही मैं निकलता हूँ ना तो हर गली, हर सड़क, हर चौक, हर मोड़ पे बेकारी जो है ना इकट्ठे होकर मुझे घेर लेते हैं। क्या करूँ मैं? अगर इसी तरह हर बेकारी को कुछ देना पड़ जाए ना तो जेब में घर से निकलते हुए 50,000 रुपये अपने पास होना चाहिए। वैसे बात तूने सही कही है। हर बेकारी की यही डिमांड होती है कि उसे कुछ ना कुछ दिया जाए। इसके लिए तो 50,000 भी कम है। ओ बाबियो, मैं क्या बताऊं आपको, पहले जो बेकारी थे ना जी, 1 रुपया भी ले लेते थे। अब तो वो डिमांड करते हैं 100 रुपए की, मगर ये है कि 10 रुपए पर राजी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तुझे पता है कि ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक बेकारियों की क्या सूरत हाल सामने आई है? क्या सूरत हाल आई है बाबियो, मुझे तो नहीं पता। डार्लिंग, एक निजी तंजीम के सर्वे के मुताबिक पूरे मुल्क में सड़कों और चौराहों पर मांगने वाले पेशावर बेकारियों की तादाद 80 लाख है, जिसमें 12% मर्द, 55% औरतें और 27% बच्चे हैं। अच्छा, ओए होए, 12, 55, 27, तो बाकी के 6% किथे गए? ये 6% वो लोग हैं जिनको वाकई मदद की जरूरत है और मजबूर हैं। होए होए डार साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेशावर बेकारी हैं, इनको तो मेरा मतलब काफी पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे। और ये भी सुन लो, ये पेशावर बेकारी 32 अरब रुपए हर माह लोगों की जेबों में से निकलवा लेते हैं। देखा जाए तो सालाना 117 खरब यानी 42 अरब डॉलर ये रकम बनती है। हुए हुए, तो ये इतनी ढेर सारी रकम जो है उनके खाते में जमा हो रही है, जो अपने पैर और हाथ तुड़ा के, मेरा मतलब है हाथ से काम करने से परहेज करते हैं। डार्लिंग, ये हाथ पैर तोड़ाने के तो ऐसे बहाने करते हैं। देखा जाए तो इनमें एक से एक बड़ा ड्रामेबाज खड़ा है। वैसे डार साहब, आप तो डिग्री होल्डर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, इनसे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? इसका बड़ा आसान तरीका है डार्लिंग, कि ये बेकारी जो हैं भले टूटे हुए हाथ पांव जितने मर्जी दिखाते रहें, इनको खैरात बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लो वाह जी वाह, कैसी बात कर दी। और बाबे, आप ये खैरात मांगते नहीं है, खैरात छीनते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये बता मांग रहे हैं। टोलियों की टोलियां जो है ना इकट्ठी हो जाती हैं कि हमें कोई दे के जाओ। हाँ जी, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, दे के जाओ जी, दे के जाओ। आपको क्या बताऊं। बिल्कुल होता ऐसे ही है, लेकिन अगर आवाम इन्हें खैरात देना बंद कर दें तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ओ बाबियो, क्या बताऊं डार साहब, इनके मांगने के तरीके बड़े अजीब अजीब है। कल मुझे एक अच्छा भला, मेरा मतलब हट्टा कट्टा बकारी मिला, कहने लगा जी मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने दवाई लेनी है, मुझे पैसे थोड़े से दे दे। मैं कहा यार दवाई किधर है? कहने लगा ये देखे नुस्खा। तो मैंने नुस्खा पढ़ा तो ऊपर बल्कीस बाजी लिखा हुआ था। क्या बताऊं आपको, क्या क्या ये उस्तादियां करके पैसे लेते हैं। और अगर तुम उसे ऑफर करते कि मैं तुझे दवाई ले देता हूं तो वो कभी ना मानता, क्योंकि उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए। बाबे, मैं तो कई दफे माजूर बेकारियों को कहता हूँ यार तुम काम क्यों नहीं करते, तो कहते हम तो माजूर हैं। हालांकि चलती सड़क में हर गाड़ी पे भाग के जाना, कभी इधर कभी उधर, ये तो सेहतमंद आदमी भी नहीं कर सकता। पता नहीं ये कैसे आदमी है जो मजदूर भी कहते हैं और इतनी लेबर भी करते हैं। डार्लिंग, एक बार हाथ फैलाने की अगर आदत पड़ जाए तो कहाँ छूटती है। और ये बेकारी लोग जो है ये तो खानदान की सूरत में मांगते हैं। जायज़ पैसा कमाने की बजाय खैरात में ये बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है खैरात देने में बड़ी जज्बाती है। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि असल ज़रूरतमंद और पेशेवर बेकारी में फ़र्क कैसे महसूस किया जाए और फिर किसकी मदद की जाए।
डार्लिंग, हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब हम पेशावर बेकारी को कुछ देते हैं तो हम ज़रूरतमंद जो मुस्तहिक है उसकी हक तलफी कर रहे हैं। इसका आसान तरीका तो ये है, जैसे हमारे दीन में है कि अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करो, फिर आपके मोहल्लेदार हैं, फिर वो लोग हैं जो आपसे मिलते जुलते हैं या जिनको आप अरसा से जानते हैं कि ये ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। या फिर हुकूमत ने जिन इदारों को मंजूर किया हुआ है कि इन्हें खैरात दी जा सकती है तो उनकी मदद करो। लो जी भाभी, आपकी इस बात ने ना मुझे हल्का फुल कर दिया। लो जी, इस बात पे मैं आपको एक जुगनी सुनाता हूँ, उसमें मैं मेरा मतलब है क्या क्या कहूँगा आप देखें। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। फकीरो तुसी बाजा जाओ, मुल्क दी इज्जत ना घटाओ, रब ने दिते ने हथ पै सारे मेहनत करके खाओ। पीर मेरे जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए, सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग का आज का मेहमान कौन है। नाजरीन, आज जो मेरी मेहमान है बड़ी मशहूर गाने वाली हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और गाने में गज़ल, गीत, सूफ़ी, क्लासिकल जैसा माहौल हो खुद को ढाल लेती हैं। आइए बात करते हैं गुलशन जहाँ से। गुलशन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे टेलीफोन पे तशरीफ़ ले आए मेरे शो में। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, और मैं तमाम आपके पीटीवी का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा के मुझे बुलाया, और आपका भी बहुत शुक्रिया डार्लिंग जी, बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। ये फरमाइए कि आप रेडियो पे आजकल नहीं गा रही? रेडियो पे आजकल आपको पता ही है जो माहौल चल रहा है, उसमें रेडियो में लोग चैनल पे नहीं जा रहे, टीवी पे नहीं जा रहे, अपना चैनल खोल खोल के बैठे हैं, अपने घर में ही सारा कुछ बनाया हुआ है सब ने। तो आजकल तो इन चीज़ों की वजह ज़रूरत कम हो गई है लोगों को, तो इसीलिए अपने अपने चैनलों पे काम कर रहे हैं, सब उसी पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप तो मेरा मतलब पहले बड़ा जी, मैं गाई हूँ, बहुत गाई हूँ, पीटीवी पे भी बहुत गाई हूँ मैं। तकरीबन 2008 में, मैं 8 से मैंने शुरू किया, 18-19 साल हो गए मुझे, और शुरू मैंने पीटीवी से ही किया है, स्टार्ट मैंने पीटीवी से किया है,
और फिर आपके साथ भी मैंने, आपको पता ही है, काम किए हैं। नहीं, जरा ये बताइए कि ये आपने यानी टेलीविजन पे गाना आसान समझा या रेडियो पे? पीटीवी पे और रेडियो पे एक जैसा गाना है अच्छा। जी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी एक लिमिट है और रेडियो पे भी ऐसी लिमिट है। काफ़ी सारी ऑब्जेक्शन चीज़ें हो जाती हैं, जिस पे ऑब्जेक्शन लगता है तो वो कट करनी पड़ती हैं। सोच समझ के लिखना पड़ता है, सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है। कोई भी कलाम है या कोई गाना है, जो भी चीज़ें आप उसको बड़ी गौर से सिलेक्ट करेंगे। बाकी प्राइवेट चैनल पे आप जो मर्ज़ी गा लें, कोई इशू नहीं होता। इस पे मुश्किल होता है गाना। जरा ये फरमाइए कि आपने किस स्टेशन से शुरू किया था? पिंडी से गाई आप पहली दफे? मैं लाहौर से गाई हूँ। अच्छा, लाहौर स्टार्ट से। ही मैंने लाहौर से, रेडियो से भी लाहौर से गाया। और शुरू मैंने, अल्लाह का बड़ा एहसान है डार्लिंग जी के, मेरे हिस्से में शुरू में नात आई। हाँ, अच्छा। पहली मैंने बिस्मिल्लाह नात से की, वो रेडियो पे की। उसके बाद टीवी पे मैंने पीटीवी पे किया काम। तो ये जो आप गाते हो, ये यानी खुद ही इसकी तर्ज बना लेते हो या कोई तर्ज बना के देता है म्यूजिक? नहीं, वो उनका, मेरा काम है गाना, तर्ज बनाना किसी और का काम होता है। कंपोजिशन जो हमारे बहुत पाकिस्तान में है, बहुत अच्छे अच्छे खान साहब हैं जो म्यूज़िक बनाते हैं। म्यूज़िक अलग बनता है, कंपोजिशन अलग बनती है। तो ये फिर एक बंदे का काम नहीं है डार्लिंग जी, ये काफ़ी मुख्तलिफ, एक जगह से एक बन के एक टीम आती है, फिर एक गाना बनता है, एक चीज़ बनती है। तो ज़्यादा आप गज़ल में खुश रहते हो? हाँ, मेरा जो खुद का जो ज़ाती शौक़ है वो गज़ल है। अच्छा। तो अगर यानी हम कहें कि ज़रा नाजरीन को गज़ल का कोई नमूना तो चखाएं। मैं ज़रूर, आप हुक्म करें। जी जी, ज़रा। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो ये यानी आप गाते हो स्टेज पे भी? जी, मैं जैसे कोई फरमाइश आती है, हाँ। जैसे कोई कहता है कि गज़ल सुनाए, तो मैं, गज़लें तो बेबहा है, इतनी ज़्यादा गज़लें, मेरा ज़ाती शौक़ भी गज़ल है, तो मैं गज़ल ही गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बहुत मैडम नूरजहाँ जी की गज़लें मैं सारी रात गाऊँ तो मैं नहीं थकती। ज़रा ये फरमाइए कि ये आपने सारा ये फ़न सीखा किसी से? मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर हुसैन साहब, यहाँ के लाहौर के बड़ा एक नाम रहा है, अभी तो वो अल्लाह को प्यारे होंगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत लायक, बहुत हाँ बड़े और बड़े, पहले मेरे उस्ताद बहुत थे, बड़े मुश्किल पसंद थे। हाँ, और घर में जो मुझे होमवर्क करवाने वाले, वो मेरे भाई हैं बड़े, वहीद हसन, बहुत अच्छा, मतलब मुझे होमवर्क करवाते हैं। और ज़्यादातर आपको पता ही है, जो घर में काम होता है वो मुश्किल होता है और वो उसी से सीखता है बंदा। उस्तादों ने भी मुझे बहुत सिखाया है, उनसे मैंने कोशिश की है कि जितना सीख सकूं, जितनी मेरी पसली है, जितनी मेरी गुंजाइश है, जो मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं इसको मेंटेन करूं, इसको ज़रा इसमें निखार ले आऊं। तो बस आपके सामने है सारा। और मेरे उस्ताद अभी हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। खान साहब फ़तेह अली ख़ान ग्वालियर घराने से हैं। अच्छा जी, हैदराबाद के वो हैं रहने वाले, पूरी दुनिया जानती, क्लासिकल गाते हैं। खान साहब फ़तेह अली ख़ान ग्वालियर घराने से हैं। रजब अली के वो? जी जी, भाई हैं वो, भाई हैं। जी जी, वो मेरे उस्ताद हैं। तो पिंडी में आप क्या कर रहे हो आजकल? पिंडी में मैं काम ही कर रही हूँ, वहाँ PNCA में, पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल में काम करती हूँ। फिर जो जैसे काम मिल जाए फनकार को तो यही चाहिए ना, फिर वहाँ पे चले जाते हैं, जो कोई बुलाए वहाँ पे हाजिर हम। तो जब राजस्थान से आए आप तो यानी मेरी तो पैदाइश भी इधर की है। अच्छा, इधर की? जी, तो मेरी फिर इधर की- राजस्थानी कैसे हो गए भैया? हमारा खानदान राजस्थान अच्छा, में है। खानदान। हम रहते, मतलब कि उधर से हमारा एक
ख़ानदान निकला था जब पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद फिर जो जो जहाँ जहाँ अपसेट होना चाहा वहाँ वो रुक गया। हम ज़रा फैसलाबाद रुक गए, मेरी फैमिली मेरे मतलब नान के दाद के वहीं पे रहे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पैदा हो गई। तो यानी पैदा होने के बाद फैसलाबाद। ये खानदान के साथ राब्ता जो है वो राजस्थानी में होता है आपका? जी जी, हमारी मादरी ज़ुबान जो है ना वो यही है। अच्छा। मैं अपने बेटे को भी अपनी ज़ुबान में बात करती हूँ, बेटे से भी। अच्छा। हम मतलब चाहते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान हाँ वो हम ना भूलें। हाँ। जैसे फिर मिक्स हो जाता है, जो अपने ख़ानदान को भूल जाता है फिर वो बंदा किसी काम का नहीं रहता। तो यानी हमारे यहाँ जो रेशमा थी, अल्लाह उनके जी, वो दर्जात मेरी बुलंद- रिश्ते में नानी लगती हैं। अच्छा। और मेरा बड़ा ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। और मुझे बहुत सारा मतलब उन्होंने गाने में मेरी हेल्प की है बहुत हाँ ज़्यादा। अच्छा। जी, माशाल्लाह। मुझे पुश किया, मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे। क्योंकि हमारे लिए नहीं थी सारी बातें, हम कभी नहीं टीवी पे बैठ सके, ना चैनल पे बैठ सके। तो हमारे लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हमारी दुआएं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी वो आपने कभी गाया मेरी हम जोलियो? मैंने मुझे पसंद बहुत है, गाती नहीं लेकिन हो आप? मैंने कभी वो कहते हैं ना कि मौका नहीं मिला गाने गा का। के देखो तो सही, शायद अच्छा। शायद और अच्छा लगना शुरू हो जाए। चले रेशमा जी को ट्रिब्यूट करते हैं एक अस्थाई। मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा मुस्कुराए गुनगुनाए दिल जलाए मेरा, हाय जाऊं कहाँ मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ। जरा ये फरमाइए कि आप कहीं बाहर के मुल्क में भी जाते होगे, जी जी। तो यानी बेहतर कौन सी जगह लगी, गाना सुनने वाले कहाँ मिले बेहतर? पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो अच्छा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं आर्टिस्ट को। ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे, वो चंद लोग हैं, ये ज़्यादा नहीं है उनकी तादाद। लेकिन ज़्यादा जो मुझे इससे भी बढ़ के जो पजीराई मिली, जो इज़्ज़त देते हैं आर्टिस्टों को, वो हमसाया मुल्क। अच्छा। पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, गए आप? हाँ जी, बहुत तो क्या यानी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने फंक्शन था? इज्जत दी। हाँ, एक कोई उनका प्रोग्राम था कोई, हाँ। बड़ा सारा एक वहाँ पे त्यौहार के हिसाब से वो जो सकाफती प्रोग्राम होते हैं, जी जी। वो उसके अंदर मैंने किया था परफॉर्म। और बड़ा अच्छा, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और बड़े सुरीले लोग हैं। तो क्या गाई आप, सूफी गाई या गजल? मैंने मेरे पाकिस्तान के गाए, मेरे पाकिस्तानी गाने गाए, मैडम नूर जहाँ के। अच्छा। सूफ़ी भी गाए हैं, वहाँ पे सूफ़ी बहुत सुनते हैं। सूफ़ी बहुत, देखें आप खुद, आपको शायद पता भी हो कि बुल्ले शाह को बहुत गाते हैं। और क्या कहते हैं इसको, जितने भी हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, शायर, उनका कलाम वो बहुत गाते हैं। और हमारे पाकिस्तान का म्यूज़िक बहुत वो सुनते हैं शौक़ से, अपने म्यूज़िक से भी ज़्यादा। पाकिस्तान का जितना भी अच्छा म्यूज़िक है, सूफ़ी से लेके फोक से लेके गज़लें, गीत, सब सुनते हैं वो। फिल्म के भी बहुत सारे फिल्मी गाने, सॉन्ग भी बहुत सुनते हैं फिल्म के वो, बहुत सारे सुनते हैं। गाने वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, उन पे तालीम देते हैं। हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, उनके जो बजाए हुए गाने हैं, चाहे तबला है, चाहे सुरंगी है, चाहे कीबोर्ड है, चाहे कॉर्डियन है, वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी। मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो राजस्थानी म्यूजिक भी आप कभी कभी तो गुनगुनाते हो गए? बहुत गाते हैं हम। अच्छा। जी, मगर हमने कभी सुना नहीं आज तक। आज सुनाऊंगी ना आपको। अच्छा। आप हुक्म करें। नहीं नहीं, हुक्म नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं नहीं नहीं, जरा आप राजस्थानी, हुक्म करें। राजस्थानी आप जरा। हुक्म करेंगे ना तो मैं ज्यादा अच्छा गाऊंगी। अच्छा जी। रिक्वेस्ट से मेरे सुर डाउन हो जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ये नाजरीन आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत बहुत जरा शुक्रिया इनको- नाजरीन का, बहुत मेरे जितने भी मुझे मोहब्बत करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया।
इनको राजस्थानी सुनाएं जरा। जी मैं आपके लिए, हमारे ऑडियंस के लिए राजस्थानी स्पेशल। ए चंदागारी थाड़ा दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। ए चंदागारी थाड़ा दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। ए भाइया प्यारी भाइया प्यारी भाइया प्यारी थानो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। बोतल मारी डगमग करेली प्यालो करलो जवाब। बोतल मारी डगमग करेली प्यालो करलो जवाब। प्यालो लिए धन खड़ी थे पिलो जिराज कुमार। ए भाइया प्यारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। और बा मुजरो करेली बादले शुक्रली जवाब। और बा मुजरो करेली बदले शुक्रली जवाब। मारे शू क्यों ओलो करो जी मुख शू हटा दो नकाब। ए भाइया प्यारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। ए चंदागारी थोड़ो दारुड़ो मारो बादीलो पीवे। गुलशन जी जरा फरमाएं कि ये इसका मतलब क्या है जरा। इसका मतलब थोड़ा सा वो बनता है कि शरबत हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, मतलब शादियों खुशियों का ये गाना है असल में। गुलशन जी जरा नाजरीन को तो गाना सुनाएं कोई, क्या सुना रही हैं? मैं आज नाजरीन को और आपको एक पंजाबी फोक सॉन्ग सुना रही हूँ। जी आइए। मेरा अपना ज़ाती सॉन्ग है।
नाजरीन, वक्फा किए देते हैं। गुलशन जहां हमारे यहाँ मौजूद हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुलशन जी, ज़रा ये बताइए कि ये गुलशन तो आपका नाम था, तो ये जहां साथ आपने रखा बाद में या शुरू से ही? जी, मैंने बाद में रखा है। अच्छा। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो मैंने ये नाम रख लिया। मेरे उस्ताद ने रखवाया। जो मैंने जिनका जिक्र किया, जो मंजूर साहब थे, लाहौर के रहने वाले थे, उन्होंने मेरा नाम रखा गुलशन जहां। उन्होंने कहा कि जब आप, मैडम का फैक्ट है आपके अंदर, वो कहते थे, और भी लोग कहते हैं कि मैडम नूर जहां का आप में अल्लाह ने फैक्ट दिया है, तो आप फिर जहां लगाओ। मैंने, यकीन करें, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया। काफ़ी सिंगर्स हैं, काफ़ी फ़ीमेल सिंगर हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाए हैं। मैं ऑनर कह रही हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया, मेरे उस्ताद जी ने लगाया कि गुलशन जहां लगवाओ। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी, आपका जो हुक्म। तो फिर मैंने ये बस नाम शुरू हो गया। और फिर मैडम से तो मेरी मोहब्बत, आपको पता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई जहां लगा के। तो मैडम से मिली भी आप? बस मैं नहीं मिल सकी, मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन उनके घर में उनकी बेटी से, उनकी फैमिली से मैं बहुत मिली हूँ और बहुत टाइम गुजारा है मैंने उनके साथ, बहुत ज़्यादा। हुमा जी, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, ज़िले हुमा जी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मैं वाहिद सिंगर हूँ, ये मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बात कर, प्रोग्राम में कर रही हूँ कि देखें, सिंगर होते हैं जिनके पीछे काफ़ी लोगों के हाथ होते हैं, लेकिन वाहिद मैं सिंगर हूँ फीमेल, और मेरे पीछे हाथ भी फीमेल का है, ज़िले उमा जी का। गुलशन जी, ज़रा ये फरमाइए कि यानी इस फील्ड में आपको कोई मुश्किलात? कोई मुश्किलात नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जो रोज़मर्रा की लाइफ में होती है हर इंसान के, लेकिन फील्ड में मुझे इतनी नहीं मुश्किलात हुई, क्योंकि मुझे रेशमा जी ने बहुत, वो क्या कहते हैं, तैयार कर दिया था कि बेटा ये माहौल है, ये बात है। मुझे आगाही की उन्होंने, मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन बस मुझे कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं मेरे सामने आई, कोई ऐसा मसला आए कोई। बस मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और उनके होते हुए मुझे कोई मुश्किलात नहीं है। आइए, गुलशन जी तो हमारे पास मौजूद हैं, एक गाना और सुनते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। आइए चलते हैं याद माजी की जानिब। लो भाई डार्लिंग, जरा ये बताओ कि फिल्म में भी काम करते रहे हो? जी भाभीओ, मैंने 30-35 फिल्में की हैं। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए इत्तेफाक की बात है कि मैंने पहली फिल्म जब की थी ना, मेरे महबूब, उसमें दर्पण थे और वो घर के मालिक होते हैं और मैं फ़कीर होता हूँ और मैं मांगता हूँ कि अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ दे दे बाबा। तो अंदर से दर्पण साहब कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं कहता तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर मेरे साथ ही चलो, दोनों ही अपना मांगेंगे, अल्लाह के नाम पे दे। तो मतलब ऐसे करके मैंने ज़रा उसमें मज़ाहिया किरदार किया था। फिर दूसरी फिल्म की मैंने जब फैशन, उसमें संतोष साहब थे, शमीम आरा नौकरानी थी, मैं नौकर था, तो वो भी बड़ा अच्छा शबाब साहब की फिल्म थी, तो बड़े मज़े आते थे, बहुत अच्छा वक्त था वो, बड़ी अच्छी बेहतरीन फिल्में बनती थी। और अब तो खैर वो वैसी फिल्में नहीं बनती, अब तो बड़ी मुश्किल से जो स्टूडियो हैं 2-3, उनमें बड़ी कोशिश के साथ बस चाय बनती है, वो भी उन्होंने पुरानी केतलियाँ रखी हुई हैं बिजली की। अगर बिजली आ जाए तो वो अपना केतली में गर्म करके पानी तो पत्ती डाल के तो चाय पीते हैं, तो गप्पे गुप्पे मारते हैं। फिल्में अब उधर वैसे नहीं बनती जैसे मैंने की हैं। अल्लाह का फजल है, मैंने बहुत फिल्में 30-35 फिल्में की। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो किन फनकारों के साथ फिल्मों में काम किया तूने? संतोष के साथ काम किया, दर्पण के साथ काम किया, यूसुफ खान के साथ काम किया, मोहम्मद अली के साथ काम किया, वहीद मुराद के साथ काम किया, इकबाल हसन, सुल्तान, मतलब सारे ऐसे ही है। कोई ऐसा वाक़या है जो तुझे हर वक्त याद आता हो और तू मज़ा लेता हो उस वाक़े का? अच्छा लो जी डार साहब, आपको एक वाक़या सुनाऊं। मोहम्मद अली की शूटिंग हो रही थी, इधर पहाड़ी पे हम ड्रामा कर रहे थे, तो पहाड़ी के नीचे जो जिनाब बाग है वहाँ शूटिंग हो रही थी। जब वो डायरेक्टर का तरह स्टार्ट साउंड स्टार्ट एक्शन, तो इधर से मैं आवाज़ लगाता ओए, वो कहता कट। वो जब मैंने 5-6 दफ़े किया ना ओए ओए, तो वो जनाब वो शूटिंग, उन्होंने कहा इसको पकड़ो, कौन है ये? तो हम झाड़ियों में छुपे हुए थे, एक आदमी ने आगे मुझे पकड़ लिया ऐसे करके, ओए तू तो ड्रामे वाला है, क्या नाम है तेरा? मैं कहा जी मेरा नाम अली एजाज है। इतना मैंने कहा और मैं भाग गया, उसके काबू नहीं आया। लो जी 18-20 साल मोहम्मद अली साहब ने अली एजाज को कास्ट नहीं होने दिया, अपने साथ ना किया। एक दिन मैं और अली एजाज बैठे हुए थे, मैं कहा बात सुन अली एजाज, तुझे मोहम्मद अली क्यों नहीं कास्ट होने देता? कहता पता नहीं क्यों नाराज़ है, मुझे तो नाराज़गी की समझ नहीं आती। मैं कह ले मैं तुझे असल नाराज़गी बता दूँ आज। कहता क्या? वो मेरा यार था, बड़ा ताल्लुक वाला था। मैं कहा ऐसे में आवाज़ें लगा रहा था, जिसने मुझे आगे पकड़ा गर्दन से, उसने कहा ओए कौन है, की ना तेरा ड्रामे वाला तू? मैं कहा अली एजाज। तो मोहम्मद अली साहब का तो पता चल गया ना अली एजाज आवाज़ें लगा रहा था, ये वजह। वो जनाब इतना खफा हुआ मुझे, मेरा मतलब है वो दिल में तो गालियाँ वालियाँ देता होगा, मगर कहने लगा यार ये तो तुमने बड़ी अजीब बात की। मैं कहा यार ऐसे शरारतन मुंह से निकल गया अली एजाज। तो बड़े अच्छे वक्त थे, बड़े अच्छे। अब तो जो फिल्में बनती है ना जी, वो अपना कराची में जो बच्चे बना रहे हैं ना जी, जो जवान लड़के लड़कियां, वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे बाद जितने भी बच्चे आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। नाजरीन, याद माजी डार्लिंग ने अपना बयान किया। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख़वातीन हज़रात, आइए डार्लिंग से कसौटी बूझते हैं। ले बे डार्लिंग, ये कसौटी इतनी आसान है कि तुम चंद सवालों में बूझ सकते हो। चलो फिर रहने दो, फिर किसी दिन खेल लेंगे। रहने दें? क्या मतलब? बाबा मैं आसान कसौटियाँ नहीं बूझता, मुझसे अगर पूछनी है ना तो कोई मुश्किल कसौटी पूछे, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल पसंद हूँ। ए भाई मुश्किल पसंद बंदे, आज की कसौटी बूझ के बता। ख़वातीन हज़रात, आज की कसौटी है ये। हाँ भाई, क्या पूछते हो? औरत है या कोई मर्द है, जिंदा है या मुर्दा है, या कोई इंसान है, शख्स है या कोई बिल्डिंग है, क्या है? कोई जरा क्यों तो दे कोई। ना औरत, ना मर्द, ना जिंदा, ना मुर्दा, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई चीज, ना कोई बिल्डिंग। हैं जी, तो फिर क्या है? ये है, यही तो तुमने बूझना है बेटा। ओ अच्छा अच्छा, यानी ऐसी कोई चीज है जो बेजान है। जरा ये बता दें कि खाने की है या पीने की? ना खाने की ना पीने की। जरा ये बताएं कि ये नजर आती है या नहीं? नहीं नहीं, बड़ी अच्छी तरह नजर आती है, और जब ये हो तो और कुछ नजर ही नहीं आता।
अच्छा अच्छा, वेरी इजी। आपने अंधेरे के बारे में पूछा है। गलत। अच्छा ये बताएं कि ये नुकसानदेह है या फायदेमंद? जाहिरी बात है, नुकसानदेही होगी। वेरी गुड, समझ गया। आपने गाड़ी की तेज हेडलाइट के बारे में पूछा है, जब वो आंख में पड़ती है तो नजर भी कुछ नहीं आता और नुकसानदेह भी है। वेरी गुड यार, तू तो बड़ा ज़हीन आदमी है। थैंक यू बता साहब, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि कसौटी बूझना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत है। क्या मतलब? ये गाड़ी की हेडलाइट नहीं है? बिल्कुल नहीं मेरे मासूम दोस्त। कोई बात नहीं, और टेवा लगा लेते हैं। लो जनाब, जरा ये बताएं कि जिसका आप पूछ रहे हैं वो कहाँ होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। जवाब इसका यह है कि वो जब होती है तो हर जगह होती है, गलियों में, सड़कों पे, मैदानों में। और लोग कोशिश करते हैं कि इससे बच के रहें। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। और समझ गया डॉक्टर साहब, आपने काली आंधी का पूछा है। जब चलती है तो कुछ नजर नहीं आता, लोग बच के रहते हैं इससे। वाह वाह वाह, वेल डन भाई, आफरीन है तेरे पे। ये भी जवाब गलत है। डॉक्टर साहब, अगर छोटा सा इशारा दे देते ना आप, तो मैं कसौटी पकड़ सकता था बहुत छेती, फौरन। अरे यार, तू तो कहता है बड़ा मुश्किल पसंद आदमी हूं, और अब आसानी की राहें तलाश कर रहे हो। ले, सबसे आसान बात बता दूं तुझे, ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में होती है। सर्दियों में? आपने कहा है कि नजर कुछ नहीं आता, हादसात भी हो सकते हैं। स्मोग, स्मोग। मेरे इशारे के बाद बड़ी कोशिश के साथ तुम बिल्कुल जवाब के नज़दीक पहुंच गए हो, लेकिन ये भी जवाब गलत है। ये भी गलत है? तो बाबा, सर्दियों में तो यही दोनों चीजें होती हैं, स्मोक भी होती है, फॉग भी होती है। लेकिन कसौटी का जवाब स्मोग नहीं। चलो जी ठीक है, मैं हार गया, मगर जवाब ही बता दें आप। नाम लिया अभी तूने। हाँ तो स्मोक मैंने कहा है, आप कहते हैं ये भी गलत है कि गल हुई? आज की कसौटी थी बेटा फॉग, धुंध, धुंधले आदमी। फॉग, हाँ तो वो भी तो मैंने कहा था ना। डॉक्टर साहब बेईमानी ना करें, देखें आप डिग्री होल्डर आदमी है, वो तो मैंने कहा था ना। ठीक है, तू कहता है तो मान लेते हैं। तो लीजिए ख़वातीन व हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाजरीन, आइए डार्लिंग से सुनते हैं इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई, ओ मेहनत कोलों पिछा अपना छुड़ाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई। हथ अगे सब दे फैलाण वाले हो, करके डरा में हक खाण वाले हो, हक खाण वाले हो। हथ अगे सब दे फैलाण वाले हो, करके डरा में हक खाण वाले हो, हक खाण वाले हो। साडी सारी चाल सीए पछाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई, एहो ठाण लई बई एहो ठाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई। ओ मेहनत कोलों पिछा अपना छुड़ाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई। हर बंदे कोलों खैरात मंगदे, धुप होवे छां दिन रात मंगदे, दिन रात मंगदे। हर बंदे कोलों खैरात मंगदे, धुप होवे छां दिन रात मंगदे, दिन रात मंगदे। कहानी मजलूमियत दी सुनाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई, एहो ठाण लई बई एहो ठाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई। ओ मेहनत कोलों पिछा अपना छुड़ाण लई, मंगनी खरा ते फकीरा ठाण लई।
ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ ਕਮਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਖਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਠਾਣ ਲਈ ਇਹੋ ਠਾਣ ਲਈ ਬਈ ਇਹੋ ਠਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਖਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਠਾਣ ਲਈ ਓ ਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣਾ ਛੁਡਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਖਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਠਾਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਖਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਠਾਣ ਲਈ